हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोचक्र। सो वी वर स्टडिंग बायोमोलिक्यूल्स, राइट। अभी तक हम उसमें इंट्रोडक्शन, पॉलीसेक्राइड्स और अमीनो एसिड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इन केस आप लोगों ने वो लेक्चर्स मिस कर दिए हैं, यू कैन वॉच देम, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो आज की क्लास में हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्लास, राइट। ओके, सो प्रोटीन्स क्या होते हैं? देखो, प्रोटीन्स जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो जो कि साइज में बड़े हो, माइक्रो जो कि साइज में छोटे हो। तो प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, दे ऑल आर दी मैक्रो मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ साथ हेट्रोपॉलीमर भी कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल है क्योंकि साइज में बड़ा है, और हेट्रोपॉलीमर क्यों कहते हैं? सी, आपको पता है कि इन जनरल स्टैंडर्ड 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट। अब ये अलग अलग अमीनो एसिड्स जब एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, ओके। और क्योंकि डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, और हेट्रो का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंट। तो जो प्रोटीन्स हैं वो हेट्रोपॉलीमर होते हैं, ना कि होमोपॉलीमर। सो प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड हेट्रोपॉलीमर। और आपको पता है कि एक अमीनो एसिड जो है वो दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड जो है, मैं आप लोगों को अमीनो एसिड्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। CONH बॉन्ड, ठीक है, जो ये पूरा बॉन्ड बनता है CONH का, पूरा एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, जब ये मिलते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरीके से दो अमीनो एसिड्स कंबाइन हुए। और जब ऐसे कई सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉली मीन्स मेनी एंड पेप्टाइड इज इटसेल्फ अ बॉन्ड। सो बेसिकली प्रोटीन्स को हम पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड हो या प्रोटीन्स हो, ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, ठीक है। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। और एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड में एटलीस्ट 50 अमीनो एसिड्स होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी पॉलीपेप्टाइड 50 अमीनो एसिड्स लॉन्ग है, देन ओनली इट विल बी कंसीडर्ड एज प्रोटीन। किसी भी पॉलीपेप्टाइड में अगर 50 अमीनो एसिड्स हैं, तभी आप उसे प्रोटीन कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ एक बोल्ड में मार्क्ड है कोलेजन, ठीक है, और एक मार्क्ड है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसे आप रुबिस्को कहते हो शॉर्ट में, ओके। सो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, दोनों ही दी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स हैं। लेकिन कोलेजन जो है वो दी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन दी एनिमल वर्ल्ड ओनली, सिर्फ एनिमल के केस में, एनिमल्स के केस में। जो रुबिस्को है वो दी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन दी बायोस्फीयर, जिसमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, इन दी बायोस्फीयर, ठीक है। So collagen is the most abundant protein in the animal world only, and rubisco is the most abundant protein in the biosphere. अब आपको रुबिस्को का यहाँ फंक्शन एक्सप्लेन्ड है। जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है, दिस इज बेसिकली एन एंजाइम। ये एक एंजाइम है। इसका काम क्या होता है एंजाइम का? ये हेल्प करता है कार्बन फिक्सेशन में। कार्बन फिक्सेशन में मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में ही कार्बन फिक्सेशन होती है, राइट। क्या होता है वहां पे? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट विल मेक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, दैट इज ग्लूकोज। एंड इन द केस ऑफ प्लांट्स, उस ग्लूकोज को आप स्टार्च कहते हो। सो यहाँ पे रुबिस्को जो है ये एक एंजाइम है, कार्बन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। इसका क्या काम है रुबिस्को का? कि ये बेसिकली जो भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ये प्लांट के एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, और वो क्या है आपका? ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर स्टार्च एज वेल, ओके। सो ये इसमें इसको कन्वर्ट कर देता है। सो प्रोटीन जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल है, हेट्रोपॉलीमर है। कोलेजन और रुबिस्को दोनों ही अबंडेंट प्रोटीन है, लेकिन कोलेजन एनिमल वर्ल्ड में है, रुबिस्को इन दी बायोस्फीयर है। और रुबिस्को का क्या काम है वो आपने देख लिया, कार्बन फिक्सेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। बाकी इसकी डिटेल फंक्शनिंग जो है वो आप प्लांट फिजियो में पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगी उसके बारे में भी। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। हमें प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करना है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी क्लासिफाई किया गया है। आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 क्लासेस में पढ़ सकते हो: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सबसे पहले जिसका स्ट्रक्चर आता है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको क्या बताता है कि अगर कोई भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है,
उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, अमीनो एसिड्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, ये आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर से पता चलता है। हर एक स्ट्रक्चर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि अमीनो एसिड जो है उसमें किस, मतलब पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में अरेंज्ड है। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ आपको ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इसकी एक पार्ट को यहाँ जूम करके दिखाया गया है, ठीक है, मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, एंड यू कैन सी कि सबसे पहले सीरीन है, फिर सिस्टीन है, फिर टायरोसिन है, एंड देन ग्लूटामिक एसिड है। इस तरीके से आपके अमीनो एसिड्स अरेंज्ड हैं। तो बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन हमें क्या बता रही है कि किस तरीके से अमीनो एसिड्स अरेंज्ड हैं। प्लस अब क्योंकि आपको अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता चल गया, आपको पता है कि फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा है और लास्ट अमीनो एसिड कौन सा है। तो जो फर्स्ट अमीनो एसिड है वो जहां भी प्रेजेंट होगा फर्स्ट अमीनो एसिड, उसे हम कहते हैं एन टर्मिनल अमीनो एसिड, और जहां पे भी लास्ट अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स कैसे अरेंज्ड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन टिल लास्ट, जितनी भी बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन है। और एक पॉलीपेप्टाइड चेन को आप प्रोटीन कंसीडर करते हो जब उसमें 50 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो जहां फर्स्ट अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा वो एन टर्मिनल है, जहां लास्ट अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा वो सी टर्मिनल है। क्लियर? तो ये तो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सबसे पहले इसे मैं इरेज करूंगी कि गलत लिखा हुआ है, मैं आपको ये बताऊंगी क्या होता है इसमें। अल्फा हेलिक्स के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो बिफोर आई गो इन डिटेल ऑफ द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स, दो टर्म्स सीखो आप, एक होती है इंट्रा और एक होती है इंटर। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं, एक है इंट्रा और एक है इंटर। अब आपको इन दोनों में क्या याद रखना है, ये देखो बच्चे। इंट्रा, अगर मैं सेल्स के कंटेक्स्ट में बात करूं कि ये सब्सटेंस या ये मॉलिक्यूल इंट्रा सेल्यूलर है, मतलब कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, विद इन द सेल। इंटर सेल्यूलर मतलब दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। अगर एक सेल के अंदर है तो इंट्रा, विद इन, और बिटवीन द सेल्स है तो इंटर। तो इंटर बिटवीन में यूज होता है और इंट्रा विद इन में यूज होता है। तो अल्फा हेलिक्स जो है यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, यानी कि हर फोर्थ अमीनो एसिड हर अलग दूसरे फोर्थ अमीनो एसिड से इंटरैक्ट कर रहा होता है, और हमेशा अल्फा हेलिक्स में आपको प्रोटीन्स के केस में राइट हैंडेड हेलिक्स ही मिलेंगे। ठीक है, so only right-handed helices are observed in the case of proteins, and alpha helix में interaction किसके बीच में होती है, every fourth amino acid में होती है। किसके थ्रू होती है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होती है, क्योंकि ये विद इन द पॉलीपेप्टाइड चेन हो रहा है। दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में नहीं हो रहा, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का हर फोर्थ अमीनो एसिड दूसरे फोर्थ अमीनो एसिड से अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, किसी से भी कंबाइंड होता है, लेकिन इंट्रामोलिक्यूलर होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कैरेटिन प्रोटीन। ये कहाँ मिलता है, हेयर में मिलता है। इन योर हेयर कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स में आपने देखा कि इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हर फोर्थ अमीनो एसिड अगले फोर्थ अमीनो एसिड से कंबाइंड होगा और विद इन द चेन होगा, दो चेन्स के बीच में नहीं, एक ही चेन में हो रहा है। दूसरा, इसमें सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस मिलेंगे। एग्जांपल्स याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ बीटा प्लीटेड शीट्स पे। ये बीटा प्लीटेड शीट्स होती है, देखो ये जो है ये बीटा प्लीटेड शीट्स है। सपोज ये आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैंने इसीलिए इसे इरेज किया था क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ इंट्रा लिखा हुआ था, लेकिन बीटा प्लीटेड शीट्स में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एज यूजुअल वही हाइड्रोजन एटम ऑफ द मॉलिक्यूल एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल के बीच में होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वही आपके ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब होंगे, ये याद रखना।
ठीक है, अब आ जाइए आप कोलेजन हेलिक्स पे। कोलेजन हेलिक्स क्या होता है? कोलेजन के बारे में बता चुकी हूँ, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। ये जो कोलेजन हेलिक्स है ये कैसे स्ट्रेंथन होता है? ये स्ट्रेंथन होता है बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द लॉकिंग इफेक्ट। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है और लॉकिंग इफेक्ट है, ये कोलेजन हेलिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन आउट करता है। अब लॉकिंग इफेक्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जो लॉकिंग इफेक्ट होता है बच्चे, वो प्रेजेंट होता है, जो भी लॉकिंग इफेक्ट है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ टू अदर अमीनो एसिड्स एंड दे आर प्रोलीन, PROLINE, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन। ओके, ये भी दो अमीनो एसिड्स होते हैं, दे आर डेरिवेटिव काइंड। ओके, सो आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा कि बीटा प्लेटेड शीट्स हैं और कोलेजन हेलिक्स के बारे में पढ़ा। जो बीटा प्लेटेड शीट का एग्जांपल है ये भी आप लिख लो, फिब्रोइन प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन कहाँ मिलता है? ये प्रोटीन बेसिकली आपको सिल्क में मिलता है। ठीक है, ये प्रोटीन आपको सिल्क में मिलता है। सो यू कैन क्लियरली सी कि अल्फा हेलिक्स जो है वो कैरेटिन में मिलेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बीटा प्लेटेड शीट्स के अंदर जो है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये जो आपकी बीटा प्लेटेड शीट्स है, ये फिब्रोइन प्रोटीन इसका एग्जाम्पल है विच इज बीइंग देयर इन दी सिल्क। अब आ जाइए आप टर्शरी स्ट्रक्चर पे। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये अपने आप में एक अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो एक दूसरे में इस तरीके से अपने आप में ही वो ऐसे कॉइल्ड होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड होती हैं एंड कॉइल होने के बाद एक होलो वूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो ऊन का गोला होता है इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है। सो टर्शरी स्ट्रक्चर में जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल करेंगे एंड दे विल मेक अ होलो वूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर का क्या बेनिफिट है कि जब ये टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि यहाँ पर ये सबकी कॉइलिंग हो रही है, इसकी वजह से जो भी डिस्टेंट अमीनो एसिड चेन्स होती हैं, यानी दूर दूर वाली अमीनो एसिड चेन्स होती हैं, वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं। जो अमीनो एसिड चेन्स इंपॉर्टेंट हैं एंड येट वो एक दूसरे से दूर हैं, वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं और पास आने के बाद वो एक्टिव साइट बना देती हैं। और ये एक्टिव साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक्टिव साइट, अब ये एंजाइम्स जो है, मैंने जैसा आपको बताया था कि रुबिस्को एक एंजाइम है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स ही होते हैं। तो एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके पास ना एक एक्टिव साइट होती है। अब वो एक्टिव साइट कैसे बनी? टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से बनी। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम की स्टडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। तो जब डिस्टेंट अमीनो एसिड चेन्स एक दूसरे के पास आती हैं तो वो अमीनो मतलब एक्टिव साइट, आई एम सॉरी, एक्टिव साइट बना देती हैं। अब इस एक्टिव साइट पर जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट बनती है टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से, इस एक्टिव साइट में, एक्टिव साइट मतलब जहां पर एक्चुअली फंक्शनिंग होगी, यहां पर आकर के सबस्ट्रेट अटैच कर जाता है। अब ये जब सबस्ट्रेट अटैच करता है किसके साथ? एंजाइम के साथ। तो एंजाइम से ये सबस्ट्रेट अटैच करने के बाद प्रोडक्ट बना देता है और ये प्रोडक्ट बहुत बेनिफिशियल होता है। आपको जब एंजाइम्स कराऊंगी तब मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी। सो टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से क्वाइलिंग हो रही है, क्वाइलिंग की वजह से एक्टिव साइट बन रही है और ये जो एक्टिव साइट होती है यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स की वजह से जब ये एक दूसरे से, ई फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट, जब ये जुड़ते हैं तो ये एक प्रोडक्ट बना देते हैं, दैट इज पी, विच इज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने कहा कि बायोलॉजिकल सिस्टम की स्टडी के लिए टर्शरी स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। तो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने टर्शरी पढ़ा, अब हम लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, दैट इज 4 डिग्री। जैसे हर एक की डिग्रीज होती हैं, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज सेकेंड डिग्री, सिमिलरली दिस इज दी 4 डिग्री, दैट इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर में प्रोटीन की एक से ज्यादा सब यूनिट होती है। आपको मैंने कहा था प्रोटीन को और पॉलीपेप्टाइड चेन को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, टर्म्स को, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। अब ऐसे ही प्रोटीन की जो सब यूनिट होती है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की जो सब यूनिट होती है वो है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनने के लिए मिनिमल रिक्वायरमेंट क्या है कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि सब यूनिट हो। तो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? यहाँ पर सब यूनिट है। हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन, सपोज 10 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का अपना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? उसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन।
ये आपको पता है आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो है इसकी 2 अल्फा चेन्स होती हैं इसके पास, और इसके पास 2 बीटा चेन्स होती हैं, और इसका काम क्या होता है, ये भी कैरियर प्रोटीन है, ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करके वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, और हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का अगर 10 पॉलीपेप्टाइड चेन है तो हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल इज हीमोग्लोबिन। अब हम आते हैं फंक्शंस के बारे में। आप लोगों ने अभी तक देखा कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, उनका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखा। अब हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला फंक्शन आपको मैंने बता दिया है एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, फ्यू, ओके, सिर्फ कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन पार्ट के बने होते हैं, सिर्फ प्रोटीन्स के, उनमें कोई नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को आप कोफैक्टर कहते हो। क्लियर? उस नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल इज ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम का एग्जाम्पल है ट्रिप्सिन। मैंने आपको ये बताया कि एंजाइम्स क्या है, दे आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, प्रोटीन के बने हुए हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि सिर्फ प्रोटीन पार्ट के बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे आप कोफैक्टर कहते हो। फिर आते हैं डिफेंस प्रोटीन्स। तो पहला फंक्शन तो हो गया प्रोटीन्स का कि वो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। दूसरा फंक्शन हो गया प्रोटीन्स का कि वो डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। ये है इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज। इनके बारे में आप लोग अपनी 12th क्लास में थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में एंटीबॉडीज का पढ़ोगे, चैप्टर 8 में, ह्यूमन हेल्थ वगैरह में, इन योर क्लास 12th। ओके, सो डिफेंस प्रोटीन्स में क्या है कि जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिसे हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बेसिकली एक तरीके के सेल्स होते हैं जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और इनका काम क्या होता है, कोई भी पैथोजन, कोई भी फॉरेन बॉडी जो हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ऐसा कोई पैथोजन, ऐसा कोई भी पार्ट, कोई मॉलिक्यूल एंटर कर गया तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटीन्स फाइट मारते हैं, फाइट करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हॉर्मोन्स। अब हार्मोन का सबसे अच्छा एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये पेनक्रियाज में एक तरीके के सेल्स होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल्स होते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स होते हैं पेनक्रियाज में, वो ये हार्मोन इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। इसके बारे में भी आप पढ़ोगे फंक्शनिंग के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हार्मोन का एग्जांपल हो गया इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ बन रहा है, पेनक्रियाज में बन रहा है। पेनक्रियाज में कहाँ बन रहा है, वहां पर उसके पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। वो जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वहां पर बीटा सेल्स हैं जो ये इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है, बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखना। ठीक है, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप की डायबिटीज होती है, वो भी आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो बेसिकली इंसुलिन का काम ही क्या है कि ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। आई वोंट गो इनटू डिटेल, अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो एंजाइम का एक फंक्शन हो गया, डिफेंस प्रोटीन की तरह यूज हो रहा है, हार्मोन की तरह प्रोटीन काम करता है, एग्जांपल हो गया इंसुलिन। पेनक्रियाज से प्रोड्यूस हो रहा है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आते हैं रिसेप्टर। तो प्रोटीन्स जो रिसेप्टर होते हैं बेसिकली ये भी प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसी भी सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन है तो उसके एक्सटर्नल सरफेस पर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि जो भी किसी किसी मॉलिक्यूल को पास होने में हेल्प करते हैं, रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं सिग्नल्स, अंदर ट्रांसमिट करते हैं और फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो ये इनका काम होता है, ये रिसेप्टर्स का काम होता है। फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स देखो, प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह भी काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपने देखा ट्रिप्सिन, प्रोटीन्स डिफेंस में भी हेल्प कर रहे हैं। प्रोटीन्स हॉर्मोन्स के भी हैं, हॉर्मोन्स जो हैं दे आर आल्सो प्रोटीनिशियस इन नेचर, प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है इंसुलिन, और ऐसे ना जाने कितने हॉर्मोन्स हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल दिया है आपको। रिसेप्टर प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में GLUT4 आता है, ये क्या है, कैरियर प्रोटीन है। इसके अलावा एक और प्रोटीन होता है कैरियर प्रोटीन जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से और ये वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ऑक्सीजन को डिलीवर करता है।
सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में देयर इज GLUT4 एंड देयर इज हीमोग्लोबिन। अब आपने हीमोग्लोबिन का फंक्शन देखा, ऐसे ही देखो बच्चे GLUT4, जो ग्लूट है, GLU स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज, T फॉर ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली ये जो GLUT4 कैरियर प्रोटीन है, ये सेल्स के अंदर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। रटने वाली चीजें नहीं है, आप टर्म्स को देखोगे ना, ये जो नाम होते हैं यही एक्सप्लेन कर देते हैं फंक्शन, ठीक है। सो GLUT4 का काम क्या हो गया, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फिर आता है कोलेजन प्रोटीन, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। ये मेन प्रोटीन होता है कनेक्टिव टिश्यू में, इसकी बहुत बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी काफी स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है ये, प्रोटीन होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। और कोलेजन कहाँ कहाँ मिल जाता है आपको, लिगामेंट्स में मिल जाएगा, बोन्स में मिल जाएगा, टेंडन में मिल जाएगा, टीथ में मिल जाएगा, इन जगहों पे जो है वो कोलेजन प्रेजेंट होता है। तो ये फंक्शंस आई होप आपको क्लियर होंगे। इसके अलावा दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं स्ट्रक्चर वाइज, अगर आप देखोगे, सिंपल प्रोटीन्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल प्रोटीन्स की बात करूं और ब्रॉड क्लासिफाई करूं, तो सिंपल प्रोटीन्स दो तरीके के हैं, एक है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स और दूसरे होते हैं आपके फाइब्रस प्रोटीन्स। अब अगर मैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की बात करूं, ये तो हो गया टाइप 1, और जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं ये हो गए टाइप 2। ये दो तरीके के सिंपल प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन फर्दर डिवाइडेड है दो टाइप में, एक है स्मॉल ग्लोब्यूलर प्रोटीन और एक है लार्ज ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। अब टर्म्स को देखो, जो चीज छोटी है और ग्लोब्यूलर है नेचर में, वो इजीली सॉल्यूबल होगी इन वाटर, बहुत इजीली सॉल्यूबल होती है, एंड वुड नॉट बी कोएगुलेटेड बाय हीट, यानी ये हीट मिलने पे कोएगुलेशन नहीं होगा, ये एक तरफ इकट्ठी होकर नहीं बैठ जाएगी प्रोटीन, ठीक है। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दो तरीके के प्रोटीन्स हैं, सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड। तो जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं वो नेचर में दो टाइप के होते हैं, ग्लोब्यूलर और फाइब्रस। ग्लोब्यूलर में हम बात कर रहे हैं स्मॉल ग्लोब्यूलर प्रोटीन की, तो ये क्योंकि स्मॉल है, ग्लोब्यूलर है, दे आर प्रिटी मच सोल्यूबल एंड दे वोंट बी कोएगुलेटेड बाय हीट, हीट से इनका कोएगुलेशन नहीं होगा। दूसरी चीज है लार्ज ग्लोब्यूलर मॉलिक्यूल्स, जो चीज जितनी बड़ी होगी उसको सोल्यूबल होने में उतनी प्रॉब्लम होगी। इन शॉर्ट ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स सोल्यूबल होते हैं, लेकिन अगर मैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में साइज की बात करूं तो स्मॉल जो है वो सोल्यूबल होते हैं, लार्जर ग्लोब्यूलर मॉलिक्यूल्स जो है वो लेस सोल्यूबल होते हैं। स्मॉल वाले जो हैं दे वोंट बी कोएगुलेटेड बाय हीट, गर्मी की वजह से कोएगुलेशन नहीं होगा उनका, वो एक तरफ इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। लेकिन जो लार्ज ग्लोब्यूलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, हीट कोएगुलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो साइज इंक्रीज होने की वजह से, हीट की वजह से जो कोएगुलेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। इसका एग्जांपल है एग एल्ब्यूमिन और सीरम। अब आ जाइए फाइब्रस प्रोटीन्स पे। फाइब्रस प्रोटीन का जो है वो एग्जांपल है कैराटिन ऑफ स्किन एंड कोलेजन, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं ये इनसॉल्यूबल होते हैं, ये सॉल्यूबल होते ही नहीं है। जैसे आपने देखा ना कि स्मॉल वाले सॉल्यूबल हैं, लार्ज ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स लेस सॉल्यूबल हैं, यहाँ हीट कोएगुलेशन है ही नहीं, यहाँ हीट कोएगुलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फाइब्रस प्रोटीन्स के केस में क्या होता है बच्चे, कि इस केस में तो सॉल्युबिलिटी होती नहीं है, दे आर इनसॉल्यूबल। साथ ही साथ जो फाइब्रस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर दी लॉन्गर मॉलिक्यूल्स, ये थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए पानी में इंसॉल्युबल होते हैं। तो कैराटिन ऑफ द स्किन एंड हेयर, हेयर में भी कैराटिन होता है, एंड कोलेजन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अब ये तो हो गया सिंपल प्रोटीन। अब आते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में। देखो बच्चे कंफ्यूज मत होना टर्म्स में, कुछ टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग हो रही हैं यहाँ पे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन ऑल ऑफ दिस। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, टर्म देखो कॉन्जुगेटेड मतलब किसी से कंबाइंड है, कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। कंजंक्शंस पढ़ते हैं ना हम, कॉन्जुगेशन कंजंक्शन, कंजंक्शंस होते हैं एंड वगैरह जो हम यूज करते हैं दो पार्ट्स को क्लब करने के लिए। सिमिलरली कॉन्जुगेशन, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रोटीन पार्ट जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। यहाँ मैं इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को सिंबलाइज कर रही हूँ एज पीजी, ठीक है। सो अब आप ये नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक में और नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर में कंफ्यूज मत हो जाना। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंजाइम्स,
एंजाइम्स के केस में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कोफैक्टर है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो हैं वहां पर जो प्रोटीन पार्ट है इज गेटिंग कंबाइंड विद अनदर नॉन प्रोटीन पार्ट एंड दैट इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कुछ भी हो सकता है, जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, तो यहाँ पर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो न्यूक्लिक एसिड है। मतलब यहाँ पर आपके पास प्रोटीन पार्ट में तो प्रोटीन है ही, प्रोटीन पार्ट का मतलब यही हुआ कि वहां प्रोटीन है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो न्यूक्लिक एसिड है। मेटालोप्रोटीन्स में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो मेटल्स है। देखो ना, न्यूक्लियो, मेटलो, क्रोमो, फॉस्फो, लाइपो एंड ग्लाइको, ये टर्म्स ही बता रहे हो, सबके साथ प्रोटीन लगा हुआ है। तो मतलब इन सबका जो प्रोटीनिशियस पार्ट है वो तो प्रोटीन है, जो नॉन प्रोटीनिशियस है वो यहाँ न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ मेटल्स है, क्रोमोफोर्स, क्रोमो पिगमेंट है, क्रोमो मीन्स पिगमेंट, तो यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप या नॉन पिगमेंट पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो पिगमेंट है। फॉस्फो में फॉस्फोरिक एसिड, लाइपो लिपिड्स, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, क्या है ग्लाइकोजन और ग्लूकोज? कार्बोहाइड्रेट्स ही तो है। अब आप इन सबके एग्जाम्पल्स जरूर से याद करना, मैंने यहाँ मेंशन नहीं करे हैं, दैट इज देयर इन योर एनसीईआरटीज, तो इनको ना याद करना, इनका एक एक एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, ठीक है। सो न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है, इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो है न्यूक्लिक एसिड, मेटालोप्रोटीन्स का है मेटल्स, क्रोमो का है पिगमेंट और फॉस्फो का जो है वो है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉन प्रोटीन पार्ट्स हो गए। अब ये आपको कुछ एडिशनल मैंने पॉइंट्स दिए हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। इन केस अगर आप लोग इसके एग्जांपल्स में कंफ्यूज होते हो, आई कैन जस्ट हेल्प यू आउट। मैं ये डिस्क्रिप्शन में इसके एग्जांपल्स आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगी इन सबके, ठीक है। अदरवाइज यू कैन जस्ट लर्न देम आउट, ये याद कर लेना कि न्यूक्लियोप्रोटीन का जैसे प्रोटामीन्स एग्जाम्पल होता है, मेटालोप्रोटीन्स का क्या एग्जाम्पल होगा, क्रोमो का, फॉस्फो का। तो बस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में एक तो प्रोटीन पार्ट है और दूसरा नॉन प्रोटीन है। अब वो नॉन प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड होगा, मेटल होगा, पिगमेंट होगा, फॉस्फोरिक एसिड, लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट, इट ऑल डिपेंड्स। नाउ हियर यू हैव द एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड फ्रेडरिक सेंगर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो इंसुलिन है, इट्स अ हार्मोन, सॉरी, सो इट्स अ हार्मोन, इन्होंने इसकी अमीनो एसिड सीक्वेंस पे काम किया था। इंसुलिन क्योंकि हार्मोन है और वो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है ऑफ कोर्स, तो उसका जो भी सीक्वेंस था वो फ्रेडरिक सैंगर ने डिस्कवर किया था, उसे डिकोड किया था। फिर आता है ब्लड प्लाज्मा ऑफ द एंटार्क्टिक फिश कंटेन्स एंटी फ्रीज प्रोटीन। एंटी इज अपोजिट, फ्रीज, आपको पता है कि फिशेस बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे भी रहती हैं, 4 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल, तो उस केस में इनका जो ब्लड प्लाज्मा है वो बहुत इजीली फ्रीज कर सकता है, ठीक है। और अगर वो फ्रीज कर गया तो ऑर्गेनिज्म तो मर जाएगा, फिश की डेथ हो जाएगी। सो टू प्रिवेंट दैट, जो एंटार्क्टिक फिश होती हैं वो कंटेन करते हैं एंटी फ्रीज प्रोटीन्स। फिर अगला आपके पास है एक एग्जाम्पल, मोनिलिन, जिसको हम कहते हैं इट्स अ प्रोटीन ऑफ एन अफ्रीकन बेरी प्लांट। जो ये प्रोटीन होता है बेसिकली ये इंटेंसली स्वीट होता है टेस्ट में, और साथ में ही नॉन कैलोरिक और नॉन टॉक्सिक स्वीटनर होता है, ओके। सो जो मोनिलिन प्रोटीन है इसके बारे में मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ये आप लोग नोट कर सकते हो कि एक तो इट्स अ प्रोटीन ऑफ एन अफ्रीकन बेरी प्लांट, साथ में ही इट्स वेरी स्वीट इन टेस्ट, इट्स नॉन टॉक्सिक, इट्स नॉन कैलोरिक, तो इसको खाने से कैलोरीज भी नहीं बढ़ती हैं। देन देयर इज अ फिब्रोइन प्रोटीन। अगर आपको याद होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर्स बताए हैं, अल्फा बीटा प्लेटेड शीट्स। बीटा प्लेटेड शीट्स का एग्जांपल है फिब्रोइन प्रोटीन एंड इट इज आल्सो बीइंग देयर इन द सिल्क। तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट स्पाइडर वेब्स का भी होता है, जो मकड़ी के जाले होते हैं उसमें भी फिब्रोइन मिलता है। देन एक बहुत ही यूनिक डिजीज जो है वो भी इनकी वजह से हो जाती है, अमीनो एसिड्स की एक्सचेंज की वजह से, एंड दैट इज सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें एक पोजीशन पे, 6th पोजीशन जो होती है, स्पेसिफिक पोजीशन है, वहां पर ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, वो नहीं होता, बल्कि उसकी जगह वेलिन प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से जो आरबीसी की शेप होती है वो चेंज कर जाती है, और उस चेंज इन शेप की वजह से जो है डिजीज हो जाती है, जिससे आप कहते हो सिकल सेल एनीमिया। इसके बारे में भी आप लोग इन डिटेल पढ़ोगे अपनी क्लास 12th में, जेनेटिक्स वाले पार्ट में, ठीक है। फिर आता है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और भी हैं प्रोटीन के, जैसे कि रेनिन जो है इट्स अ प्रोटीन, ये ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, ये आप सर्कुलेटरी सिस्टम में इसके बारे में पढ़ोगे, ये ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है।
फिर है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है बेसिकली ये आपका क्लॉट बस्टर होता है। अगर कहीं पे क्लॉट बन गया है, ठीक है, जब एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है और उस ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना है तो थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन काम करते हैं। और अगर कहीं पे बॉडी में ब्लड क्लॉट बन गया जो कि बहुत रिस्की हो सकता है तो उसे रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है। देन कॉस्मेटिक्स और स्वीटनर्स जो हैं उनके अंदर भी प्रोटीन होता है, जैसे कि कैसीन प्रोटीन है, वो ब्यूटी क्रीम्स और शैम्पूज में यूज होता है। स्वीटनर का सबसे अच्छा एग्जांपल है थोमैटिन। अब प्रोटीन्स की अपनी एक आयोनिक स्टेट होती है, ठीक है, तो वो जो आयोनिक स्टेट है कि प्रोटीन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी पीएच ऑफ द मीडियम, मीडियम का पीएच कैसा है। सो बेसिक प्रोटीन के एग्जांपल है हिस्टोन्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब ये हिस्टोन क्या होते हैं? हिस्टोन एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसके आसपास न्यूक्लिक एसिड्स रैप होते हैं। ये भी आप अपने क्लास 12th में इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे कि ये किस तरीके से बनता है। उसके बाद एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी आपके ब्लड प्रोटीन्स हैं वो सब एसिडिक हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटीज में नहीं है, दिस इज समथिंग एडिशनल दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू, ठीक है। सो ये याद रखना कि मोनेलिन जो है इट्स एन अफ्रीकन बेरी प्लांट से ये प्रोटीन मिलता है, नॉन टॉक्सिक है, स्वीटनर है, नॉन कैलोरिक है। फिब्रोइन जो है ये स्पाइडर वेब्स में मिलता है। और अगर जो हीमोग्लोबिन है उसमें 6th पोजीशन पे देयर शुड बी ग्लूटामिक एसिड, और अगर वो एक्सचेंज कर जाता है, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है, कैसे होती है, डोंट जस्ट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट, ये आप अपनी क्लास 12th में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में। सो वहां पर जो भी हीमोग्लोबिन होता है, मतलब जो भी ग्लूटामिक एसिड है, आई एम सॉरी, वो वेलिन से रिप्लेस हो जाता है। इसकी वजह से आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है, एंड दिस इज अ सिकल सेल एनीमिया। फिर रेनिन ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प कर रहा है, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉट में, स्ट्रेप्टोकाइनेज, कॉस्मेटिक्स, स्वीटनर्स, ये सब देख लेना। देन प्रोटीन का आयोनिक स्टेट किस पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम में प्रोटीन प्रेजेंट है, उस मीडियम का पीएच कैसा है। अगर वो प्रोटीन बेसिक है तो हिस्टोन्स एग्जाम्पल है, एसिडिक प्रोटीन के ब्लड प्रोटीन्स एग्जाम्पल है। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, जहां हमने आज प्रोटीन्स के बारे में इन डिटेल कर लिया, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द लिपिड्स। सो ये प्रोटीन्स के बारे में था। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बट बिफोर दैट ये आपको मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, एंड दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर द प्रीवियस लेक्चर। अमीनो एसिड्स वाले का जो भी सॉल्यूशन था ये वो है। सो इन केस आपको इस लेक्चर से रिलेटेड या प्रीवियस किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू मेल, और you can also text me there on the Telegram. Do follow my Telegram channel. Here is the link for it. That will be there in the description as well. So till then, keep learning, keep working. Thank you.